हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नॉर्मलाइज्ड ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन की, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं प्रसामान्यीकृत लांबिक या लंबकोणीय तरंग फलन और लंब प्रसामान्यीकृत तरंग फलन। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रसामान्यीकृत तरंग फलन। देखिए, हमने पहले पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं साई के बारे में कि हम जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें साई की वैल्यू मिलती है, और ये जो साई होता है ये किसी भी पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव फंक्शन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने वेव फंक्शन के आगे एक टर्म और इंट्रोड्यूस की है, दैट इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, कि एक ऐसा वेव फंक्शन है जो कि नॉर्मलाइज्ड है। तो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि द फंक्शन whose probability of finding the particle in space is unit, कि एक ऐसा वेव फंक्शन जिसके लिए पार्टिकल की ऑल ओवर स्पेस में पाए जाने की प्रायिकता का मान 1 होता है, उस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहा जाता है। अब अगर हमें इस नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को मैथमेटिकली डिनोट करना है तो हम उसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं दैट p is equals to the integration from minus infinite to the plus infinite p of r t d tau. T tau will be the small volume that will be is equals to the 1, or it could be written as minus infinite to the plus infinite psi of complex conjugate r t. psi जो है वो r और t का फंक्शन है, multiplied by the psi of r t into d tau is equals to the 1. इस यहाँ पे एक्सप्रेशन का मीनिंग ये है कि इस स्पेस में डी टॉ वॉल्यूम में उस पार्टिकल की जिसके वेव फंक्शन को साई के द्वारा डिनोट किया जा रहा है, उसके पाए जाने की टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 है। तो इस फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहा जाता है। आगे मैं बात कर रही हूँ नॉर्मलाइजेशन की, कि प्रसामान्यीकरण क्या होता है। द प्रोसेस टू नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन, कि किसी भी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज्ड बनाते हैं, जिसके लिए उसके स्पेस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 हो, तो उस प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। नाउ फर्दर आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, प्रसामान्यीकृत नियतांक। द कांस्टेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, कि तरंग फलन को प्रसामान्य करने के लिए आवश्यक नियतांक को हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो देखिए, इसको हम कैसे कहते हैं और फाइंड आउट कैसे करते हैं हम। मोस्टली जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है ये हमेशा पोजीशन एंड टाइम इंडिपेंडेंट होता है, और साथ ही जब r की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, जब r इज टेंडिंग टू द इनफाइनाइट, उस केस में psi r t की वैल्यू 0 हो जाती है। अब मैं आगे बात कर रही हूँ कि किस प्रकार से हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास में एक इक्वेशन है, दैट इज द इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू द प्लस इनफाइनाइट साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई ऑफ डी टॉ दैट इज इक्वल्स टू द 1। इसका मीनिंग यह है कि इस इक्वेशन के द्वारा हम यह शो कर रहे हैं कि पार्टिकल के पाए जाने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है दैट इज द कैपिटल N। अब क्योंकि हमें यहाँ पर इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है, और नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन यह कहती है कि पार्टिकल की ऑल ओवर स्पेस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। तो उस केस में हमने क्या किया, ये जो कैपिटल N है इसका हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन इस फॉर्मेट में आएगी, that 1/n integration from minus infinite to the plus infinite psi complex conjugate psi d tau that will be equal to the 1। फर्दर जब मैं यहाँ पे n को इस प्रकार से भी लिख सकती हूँ that minus infinite to the plus infinite 1/√n psi complex conjugate 1/√n psi d tau that will be equal to the 1। तो यहाँ पे जो 1/√n है इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजिंग फैक्टर, और अगर मैं बात करूं psi अपॉन √n की तो इसको कहा जाता है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अब क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1/√n जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इसकी जो वैल्यू है ये इसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि r से इंडिपेंडेंट होती है, और जो psi है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो psi अपॉन √n भी यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अभी हमने बात की थी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की, आगे मैं बात कर रही हूँ ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन की, लांबिक तरंग फलन की मैं बात कर रही हूँ। द वेव फंक्शन whose probability of finding the particle in space is 0 is called the orthogonal wave function, कि वे तरंग फलन जिनके लिए
स्पेस में पाए जाने की टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 होती है, उन्हें हम ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन कहते हैं। तो देखिए, दूसरे अगर शब्द वर्ड्स में हम इसकी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम ऐसे देखते हैं कि माना कि हमारे पास में दो वेव फंक्शन है, साई आई और साई जे। अब साई आई वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू है ई आई और साई जे के करस्पॉन्डिंग उसके आइगन वैल्यू है ई जे, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के गुणनफल को अगर हम देखते हैं और उनका जब हम एक इंटीग्रेशन करते हैं एक स्पेस में तो उसकी वैल्यू हमें 0 मिलती है। तो उस केस में हम इनको ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन कहते हैं। सो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू दी प्लस इनफाइनाइट साई आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई जे डी टॉ विल बी इक्वल टू दी 0। और इस केस में हम यह कह रहे हैं व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू दी 0। तो यहाँ पे अभी हमने बात करी है ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन की। अब मैं आगे बात कर रही हूँ ऑर्थो नॉर्मल वेव फंक्शन की। देखिए, अभी तक हमने नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की बात की थी, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन की बात करी। अब मैं उन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप यहाँ देख सकते हैं, ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मलाइज्ड, जिससे मिलकर बन रहा है ऑर्थो नॉर्मल। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्थो नॉर्मल वेव फंक्शन, जिसे कहा जाता है लंब प्रसामान्यीकृत तरंग फलन। कि एक ऐसा वेव फंक्शन जो कि फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम ऑर्थो नॉर्मल वेव फंक्शन कहते हैं। द वेव फंक्शन विच फॉलो द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनैलिटी कॉल्ड द ऑर्थो नॉर्मल वेव फंक्शन। कि एक ऐसा वेव फंक्शन जो कि नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनैलिटी दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसको हम ऑर्थो नॉर्मल वेव फंक्शन कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे दे रहे हैं कि इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू दी प्लस इनफाइनाइट साई आई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई जे डी टॉ विल बी इक्वल टू दी 1। जब आई की वैल्यू जे के बराबर होगी तो हम इसको जानते हैं नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हो जाएगी, और जब आई की वैल्यू आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं होगी तो उस केस में ये कौन सा हो जाता है, ऑर्थोगोनल। तो उस केस में इसकी वैल्यू 0 होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे आई और जे के लिए हमने यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल दोनों की हमने यहाँ पे डेफिनेशन को यूज में लिया है। हम यहाँ पे इस रिलेशन को हम डिराक डेल्टा, क्रॉनिकल डेल्टा की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्रॉनिकल डेल्टा की फॉर्म में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे देन इट विल बी द माइनस इनफाइनाइट टू द प्लस इनफाइनाइट साई आई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई जे डी टॉ दैट विल बी इज इक्वल टू द डेल ऑफ आई जे। अगर आई और जे की वैल्यू 1 जे इक्वल होती है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इस केस में हमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन मिलती है। और अगर आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है तो उस केस में डेल आई जे की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड देन इट विल बी द ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। अब मैं आगे बात कर रही हूँ आइगेन और कैरेक्टरिस्टिक वेव फंक्शन की। देखिए, हमारे पास में यहाँ पे कोई एक ऑपरेटर है ए कैप। जब हमने इसको किसी वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट किया तो हमें वही वेव फंक्शन मिला, बट उसके मल्टीप्लाई में हमें एक नई वैल्यू मिलती है। तो इस वेव फंक्शन साई को तो कहा जाता है आइगेन तरंग फलन या आइगेन वेव फंक्शन, और उसके जो मल्टीप्लाइड में कांस्टेंट वैल्यू मिलती है उसको कहते हैं आइगेन वैल्यू। आगे मैं बात कर रही हूँ आइगेन और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू की। देखिए, द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर विच द श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड, कि ऊर्जा के वे मान जिनके लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल किया जा सकता है उनको हम तरंग फलन का निर्धारण किया जा सकता है या फिर उनको हम आइगेन या अभिलाक्षणिक मान कहते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम किसी ऑपरेटर को साई पे ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें दिस इज द आइगेन और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, दिस इज अ स्मॉल ए, और इस इक्वेशन को कहा जाता है आइगेन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज द ए कैप साई इज इक्वल टू द स्मॉल ए इनटू द साई। आगे मैं बात कर रही हूँ डीजनरेसी की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपभ्रष्टता। देखिए, अपभ्रष्टता का मतलब ये होता है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द आइगेन फंक्शन which describes the existence of many other wave function corresponding to the single eigen value। देखिए, इसका मीनिंग यह होता है अपभ्रष्टता का, सपोज मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे a, मेरी यहाँ पे आइगेन वैल्यू है, इस आइगेन वैल्यू a के लिए ही मेरे को जब बहुत सारे वेव फंक्शन मिलते हैं लाइक साई 1, साई 2, साई 3 एंड सो ऑन, तो मैं ये कहती हूँ कि तब मेरे पास में डीजनरेसी हो गई है, तब हमें अपभ्रष्टता देखने को मिल रही है, क्योंकि तब मुझे इस ए ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग ए आइगेन वैल्यू के लिए एक से अधिक वेव फंक्शन मिल रही हैं, साई 1, साई 2, साई 3 एंड सो ऑन साइन है, जो कि आपस में एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो उस केस में और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डीजनरेसी, और इस ए एन की वैल्यू को हम कहते हैं डीजनरेट।
आगे मैं बात कर रही हूँ डिग्री ऑफ डीजेनरेसी की, अपभ्रष्टता की कोटि क्या होती है। देखिए, द नंबर ऑफ द आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द सिंगल एनर्जी आइगन वैल्यू। अभी हमने यहाँ पे देखा कि ए की वैल्यू के लिए जब बहुत सारे वेव फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, psi1 psi2 psi3 एंड सो ऑन, तो उसको तो हम डीजेनरेसी कहते हैं। और वो जितने एग्जिस्ट करते हैं 4 5 या सो ऑन n, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डीजेनरेसी, कि किसी एक आइगन मान a n के संगत उपस्थित रैखिक स्वतंत्र आइगन फलनों की संख्या को हम अपभ्रष्टता की कोटि कहते हैं। थैंक यू सो मच।